Hi everyone, welcome to Medsino. Myself Dr. Preet. Today I am here to simplify a short yet a very important and a PYT topic, dystrophic or metastatic calcification. But before that, I want you all to do one activity. I will give you one mnemonic. Just hear me out. अली जरा सुनना वो कौन सा स्टेन था कैल्शियम का. Pause the video and try to find out two stains of calcium in it. ठीक है. सी इसमें क्या है, अली जरा से अली जेरिन रेड एस हो गया. एंड वो कौन सा स्टेन था, तो वॉन कौसा. बट वॉन कौसा याद रखना कि ब्लैक कलर का स्टेन आएगा. अब आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक. डिस्ट्रोफिक मतलब डेड टिश्यू में कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, मेटास्टैटिक मतलब लिविंग में हो रहा है. अब नॉर्मल लेवल्स और इंक्रीज लेवल विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे सीरम में कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है या फिर नॉर्मल रह रहा है. तो नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम है तो इसका मतलब कि टिश्यू डेड है तो हमारी बॉडी क्यों रिस्पॉन्ड करेगी, तो नॉर्मल लेवल हो गया. और अगर लिविंग है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, तो इसलिए हमारी सीरम में कैल्शियम इंक्रीज हो गया. एग्जांपल्स दो तो स्क्लेरोसिस वाले आ गए डिस्ट्रोफिक में, एक तो स्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस और मॉन्केबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस. तो ये डिस्ट्रोफिक के दो एग्जांपल्स हो गए. देन तीन बाकी बचते हैं, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज, टीबी एंड समोमा बॉडीज. तो इनमें क्या हो रहा है, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज में देखो ऑटो इम्यूनिटी है. ऑटो इम्यूनिटी हमारे हार्ट के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसमें कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉइड सेल में कैल्शियम डिपोजिट डिस्ट्रोफिक. टीबी में नेक्रोसिस कौन सा होगा, केशियस नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ हो गया, तो उसमें अगर कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. समोमा बॉडीज तो इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ कैल्शियम, और उसमें अगर कैंसरस डेड सेल्स में कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है तो उसी को समोमा बॉडीज बोल रहे हैं. अब कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें समोमा बॉडीज शो होते हैं, तो जो भी ऐसे कैंसर जो कि विलाय या फिर पेपिला लाइक फॉर्मेशन दिखाएंगे उसमें समोमा बॉडीज शो होंगे. बट विलाय के ही हम जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना, उसी को ही तो हम ऑनियन रिंग अपीयरेंस दिखते हैं जो समोमा बॉडीज के पैथो स्लाइड में दिखती है. ठीक है. अब कौन से कैंसर्स हो गए, तो एक तो नाम से ही हो गया पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, एक होता है सिस्टेडिनोमा. बट कौन सा वाला, म्यूसिनस और सीरस. म्यूसिनस नहीं, सीरस सिस्टेडिनोमा. तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, दो बार पीवाईक्यू आ चुका है, ये सीरस सिस्टेडिनोमा है. थायराइड वाला भी फॉलिकुलर या पेपिलरी में से कौन सा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है. बाकी बचे चार, तो चार नाम से ही हो जाएंगे पीएसएमएम. दो तो एंडोक्राइन वाले हो गए, प्रोलेक्टिनोमा एंड सोमेटोस्टेटिनोमा. एक ब्रेन वाला हो गया मेनिंजियोमा, और एक हो गया प्लूरा वाला कैंसर मेसोथेलियोमा. ठीक है. इसमें से ये वाले इंपॉर्टेंट है, पेपिलरी, सीरस एंड मेनिंजियोमा, ये तो हम नहीं भूल सकते हैं. ठीक है. देन ये वाला डिस्ट्रोफिक खत्म, मेटास्टैटिक पे आते हैं. अब मेटास्टैटिक में क्या हो रहा है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ कैल्शियम हमारे बॉडी में, तो उसमें सब कुछ थोड़ा बहुत रेटेड हाइपर होगा. अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया. थायरॉयडिज्म में कौन सा वाला, पैराथायरॉयडिज्म. और नाम से भी पता लग रहा है पीटीएच इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि क्या होगा कि कैल्शियम, पीटीएच क्या करेगा, बोन में जाएगा और बोन से कैल्शियम को तोड़ेगा हमारे उसमें, और तो इसलिए हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम. तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपो नहीं है, हाइपर है. ठीक है. फिर आरसीसी. अब रीनल का कार्सिनोमा है, तो रीनल अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं रिलीज कर पाएगी, तो हमारी बॉडी में सीरम में कैल्शियम इंक्रीज होगा. अब आता है ब्रेस्ट. अब ब्रेस्ट जो होता है मोस्ट कॉमन मेट्स कहाँ दिखाता है, बोन में दिखाता है, और बोन में दिखाएगा तो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इस वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो गया ब्रेस्ट कैंसर में. अब आता है सार्कोइडोसिस. देखो सार्कोइडोसिस की थ्योरी ये कहती है कि जो सार्कोइडोसिस का ग्रेनुलोमा है वो विटामिन डी रिलीज कर रहा है, तो उसकी वजह से विटामिन डी इंक्रीज मतलब कि कैल्शियम इंक्रीज है. बट ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि सार्कोइडोसिस में बॉडीज कौन सी दिखती है, मोस्ट कॉमन शॉमन और एस्ट्रोइड बॉडी हमें पता होती है ना. शॉमन बॉडीज क्या होती है ना, कैल्शियम का ही कलेक्शन होता है, जो जायंट सेल के अंदर जो कैल्शियम दिख रहा है. अब और वैसे भी ऐसे देख लो कि टीबी और जो सार्कोइडोसिस है ना, वो हमेशा लगभग पैरेलल में चलते हैं. देखो टीबी में ग्रेनुलोमा जो दिख रहा है वो कैसा है, केशिएटिंग ग्रेनुलोमा है. ग्रेनुलोमा अभी आगे की वीडियोस में डिस्कस होगा, 5 कंपोनेंट से मिलकर ग्रेनुलोमा बनता है, उसमें से एक कंपोनेंट जायंट सेल भी होता है. ठीक है. तो टीबी में केजिएटिंग और सार्कोइडोसिस में नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. और जायंट सेल टीबी में कैसा दिखता है, लैंगहेंस, ये हॉर्सशू अपीयरेंस टाइप ऑफ जायंट सेल दिखता है. ठीक है. उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इसके इमेजेस. सार्कोइडोसिस में दो बॉडीज दिखेंगी, ये कुछ नहीं है, जायंट सेल के अंदर अगर कैल्शियम डिपोजिट है तो उसको शॉनोमा बॉडी बोल दिया, और अगर पिंक डिपोजिट शो हो रहा है तो उसको एस्टेरॉइड बॉडी बोल दिया. सिंपल. अब क्या होता है कि ग्रेनुलोमा का एक आउटर मोस्ट जो एरिया होता है वो लिम्फोसिटिक कॉलर से बनता है. तो अगर यही लिम्फोसिटिक कॉलर नहीं है, एब्सेंट है सार्कोइडोसिस में, तो वो नेकेड ग्रेनुलोमा हम कह देंगे सार्कोइडोसिस के ग्रेनुलोमा को. और डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक हमने देख ही लिया कि टीबी में केशियस नेक्रोसिस है, डेड सेल है, तो इसलिए वहां पे डिस्ट्रोफिक हो गया. और सार्कोइडोसिस में जो सार्कोइडोसिस ग्रेनुलोमा है वो विटामिन डी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो गया. बचा मल्टीपल माइलोमा. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि मल्टीपल माइलोमा में क्रैब क्राइटेरिया होता है, सी फॉर हाइपर कैल्सीमिया नॉट हाइपोकैल्सीमिया, रिमेंबर, तो उससे याद रख लेना. दैट्स इट. Okay, thank you all.